माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के लिए नवीन पाठ्यक्रम अनुसार प्रकाशित पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना को पढ़ेंगे। ये पुस्तक वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के लिए अभी चल रही है। इसमें खंड क, भाषा और व्याकरण, शब्द विचार क, शब्द विचार ख, शब्द रूपांतरण, इसमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पद परिचय, संधि परिभाषा एवं प्रकार, समास परिभाषा एवं प्रकार, उपसर्ग परिभाषा एवं प्रकार, प्रत्यय परिभाषा एवं प्रकार, कृदंत तद्धित, अर्थ विचार, शुद्ध वृत्तनी, शब्द शक्ति, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और अंत में हम पढ़ेंगे अलंकार परिभाषा एवं प्रकार। भाषा और व्याकरण। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी वह सिर हिलाने या संकेत के माध्यम से अपने विचार या भावों को अभिव्यक्त कर देता है, तो कभी उसे ध्वनियाँ, शब्दों एवं वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार ये प्रमाणित है कि भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव एवं मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्य के समक्ष प्रकट कर सकता है और इस प्रकार समाज में पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनती है। यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो बहुत संभव है कि मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक और आत्मिक विकास भी नहीं कर पाता। भाषा न होती तो मानव अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर सकता। भाषा के अभाव में मनुष्य जाति अपने पूर्वजों के अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकता। भाषा शब्द संस्कृत के भाष से व्युत्पन्न है। भाष धातु से अर्थ ध्वनित होता है प्रकट करना, जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। उसके व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जाता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाएं प्रचलित है। भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकार की गई। वर्ण विचार। किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा विवेचना की जाती है: वर्ण, शब्द और वाक्य। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में कुल 44 वर्ण है, जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है: स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं: ए, आ, ई, ऊ,
ए, ऐ, ओ, औ, री। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, ह्रस्व एवं दीर्घ। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर एवं जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें मात्रा द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। स्वरों के मात्रा रूप इस प्रकार हैं। ए कोई मात्रा नहीं होती है, अर्थात ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन आ की होती है। ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री इनकी मात्राएं होती है। व्यंजन। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं तब उसमें क प्लस ए मिला होता है। इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। इन्हें 5 वर्गों एवं स्पर्श, अंतस एवं ऊष्म व्यंजनों में बांटा जा सकता है। स्पर्श। क वर्ग क, ख, ग, घ, ञ। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म वर्ण होते हैं श, श, स, ह। संयुक्त अक्षर होते हैं। इनके अतिरिक्त हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अक्षय जो क और स से मिलकर बना होता है। त्रय त और र से मिलकर बना होता है। ज्ञ ज और य से मिलकर बना होता है। हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर और 33 व्यंजन अर्थात कुल 44 वर्ण हैं तथा 3 संयुक्ताक्षर हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान को जानना आवश्यक है। वर्ण उच्चारण स्थान वर्ण ध्वनि का। वर्ण ए, आ, क वर्ग और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान है कंठ, कोमल, तालु और ये कंठे ध्वनियाँ कहलाती है। ई, च वर्ग, य और स इनका उच्चारण स्थान तालु है और ये तालव्य ध्वनियाँ कहलाती है। री, ट वर्ग, र और स इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है और ये मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती है। री, त वर्ग, ल और स ये इनका उच्चारण स्थान दंत है, द्वंतीय ध्वनियाँ कहलाती है। ऊ, प वर्ग, ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए ये ओष्ठ्य ध्वनियाँ कहलाती है। अंग, ज्ञ, ञ, ण, न, म नासिका इन्हें नासिक्य ध्वनियाँ कहते हैं। ए, ऐ कंठ तालु कंठ तालव्य ध्वनियाँ कहलाती है। ओ, औ कंठ ओष्ठ कंठोष्ठ्य ध्वनियाँ कहलाती है। व दंत ओष्ठ तंतोष्ठ ध्वनियाँ कहलाती है स्वर यंत्र आली जिह्वा कहलाती है। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है, अतः
अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होती है। जैसे अंग में कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है, अतः इसके उच्चारण स्थान कंठ और नासिका होगी। स्पर्शी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श करती है तो फिर बाहर निकलती है, निम्नलिखित व्यंजन स्पर्शी हैं। क, ख, ग और घ, ट, ठ, ड और ड, त, थ, द, प, फ, ब, म, अर्थात क, ट, त और प वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अव्यय इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु इनकी कर्षण करती हुई निकलती है। ऐसे संघर्षी व्यंजन है स, 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 ह, ख, ज और फ। स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। अर्थात च, छ, ज और ज मतलब च वर्गीय प्रथम 4 व्यंजन स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। नासिक्य, जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है, न, य, ण, न, म। पार्श्विक, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है तो वे पार्श्विक हैं। प्रकंपित, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, वे प्रकंपित कहलाते हैं। जैसे र। उत्क्षिप्त, जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से गिरती है और वह उत्क्षिप्त यानी फेंका हुआ ध्वनि कहलाती है। ड और ड उत्क्षिप्त ध्वनियाँ है। संघर्षहीन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती है। जैसे य, व। इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष श्रेणी में बांटा जा सकता है। घोष, घोष का अर्थ है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज स्वर तंत्र में कंपन होती है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण घ, घ, ङ, ज, झ, य आदि तथा य, र, ल, व, ह घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं।
इनकी कुल संख्या 30 है। अघोष। इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता है, अतः कोई गूंज न होने से ये अघोष वर्ण होते हैं। सभी वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण क, ख, च, छ, स, स आदि सभी वर्ण अघोष हैं। इनकी संख्या 13 है। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, क वर्ग, च वर्ग आदि वर्णों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क, ग, ङ, च, ज, य, ट, ण, त, द, न, प, ब, म आदि तथा य, र, ल, व और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अर्थात कि सभी वर्गों के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व और सभी स्वर अल्प प्राण हैं। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण ख, ग, छ, ज, ठ, ड, थ, द, फ, ब तथा स, स है। अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और तीनों स और है महाप्राण हैं। अनुनासिक अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, जैसे अंग, आ, ई, ऊ आदि। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के साथ साथ राजभाषा भी स्वीकार किया गया तथा उसकी लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय के तत्वाधान में भाषाविद, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोगी से देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का एक मानक रूप तैयार किया गया। यह स्वरूप ही आधिकारिक तौर पर मान्य है, अतः इसका ही प्रयोग करें। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप स्वर ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मात्राएं ए की मात्रा नहीं होती है और शेष सभी स्वरों की अर्थात 10 स्वरों की ही मात्राएं होती है। अनुस्वार ए के ऊपर अगर बिंदी हो तो वह अनुस्वार हो, वो ये बिंदी है किसी व्यंजन के ऊपर भी आ सकती है तो वह अनुस्वार ध्वनि होगी। विसर्ग या किसी स्वर के या किसी व्यंजन के बाद में विसर्ग का चिन्ह हो तो वह विसर्ग होगा। अनुनासिक चिन्ह व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ,
मैं, य, र, ल, व, स, ह। संयुक्त व्यंजन अक्ष, तर, ज्ञ, स्र, हलंत चिन्ह। ग्रहित स्वर ओ, जो अंग्रेजी से ग्रहित है और इसके अलावा ख, ज और फ ये अरबी फारसी स्वर हैं। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। संयुक्त वर्ण। खड़ी पाई वाले व्यंजन। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए, यथा ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, नगण्य, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, उल्लेख, व्यास, श्लोक, राष्ट्रीय, यक्ष्मा आदि। विभक्ति चिन्ह। हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपदिक से पृथक लिखे जाएं, जैसे राम ने, राम को, राम से आदि, तथा स्त्री ने, स्त्री को, स्त्री से आदि। अर्थात अगर हम कोई भी विभक्ति चिन्ह लिखें तो वो संज्ञा से पृथक यानी अलग लिखा जाएगा, अर्थात उनको जोड़कर नहीं लिख सकते। सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रातिपदिक के साथ मिलकर लिखे जाएं, अर्थात अगर हम जो विभक्ति चिन्ह होते हैं अगर वो सर्वनाम के साथ प्रयोग करते हैं तो वो उसको मिलाकर लिखा जाएगा। जैसे उसने, उसको, उससे, तो यहाँ पर उस सर्वनाम है और ने, को, से ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है, तो इनको है ना साथ मिलाकर लिखा जाएगा। सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए। अर्थात क्या है कि अगर सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो एक विभक्ति चिन्ह तो सर्वनाम के साथ प्रातिपदिक रूप से मिलाकर लिखा जाए और दूसरा सर्वनाम चिन्ह उस सर्वनाम से पृथक रूप से लिखा जाए। क्रियापद। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाए, जैसे पढ़ा करता है, बढ़ते चले जा रहे हैं, आ सकता है, खाया करता है, खेला करेगा, घूमा करेगा आदि। अर्थात यदि किसी वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हो तो वह मिलाकर नहीं लिखी जाए और अलग अलग पृथक पृथक रूप में लिखी जानी चाहिए। अगर अलग अलग नहीं हो तो वह वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। संयुक्त चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। संयोजक चिन्ह का विधान अर्थ की स्पष्टता के लिए किया गया, यथा द्वंद्व समास में पदों के बीच संयोजक चिन्ह रखा जाए, जैसे दिन रात, देख रेख, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, शिव पार्वती संवाद, खाना पीना, खेलना कूदना। अर्थात द्वंद्व समास के जो उदाहरण होते हैं, जो दो शब्द होते हैं उनके बीच में हाइफन का प्रयोग अर्थात संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। सा, जैसा आदि से पूर्व संयोजक चिन्ह रखा जाए, जैसे तुम सा, मोटा सा, कौन सा, कपिल जैसा, चाकू से तीखे। अर्थात अगर संयोजक चिन्ह रखना हो तो इसका उपयोग हम
सा, जैसा, अगर ये शब्दांश आ जाएं वो तब इसका प्रयोग करेंगे। तत्पुरुष समास में संयोजक चिन्ह का प्रयोग वहीं किया जाए जहाँ उसके बिना अर्थ के स्तर पर ब्रह्म होने की संभावनाएं हो, अन्यथा नहीं। जैसे भूतत्व, पृथ्वी तत्व, संयोजक चिन्ह न लगाने पर भूतत्व लिखा जाएगा, अर्थात इसका अर्थ भूत होने का भाव भी लगाया जा सकता है। सामान्य तत्पुरुष समास के संयोजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, अतः शब्दों को मिलाकर ही लिखा जाए, जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि। किंतु अनिक, बिना नक का, अनति, नम्रता का अभाव, अपरस, जिसे किसी ने छुआ न हो आदि शब्दों में संयोजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए, अन्यथा अनक, अनति, अपरस शब्द बन जाएंगे। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर तत्पुरुष समास के कोई मतलब शब्द ऐसे हो जिनमें मतलब अर्थ का अलग अर्थ का भ्रम होने की संभावनाएं हो, तब हम हाइफन यानी संयोजक चिन्ह का प्रयोग भी कर सकते हैं। अव्यय, तक, साथ आदि अव्यय सदा पृथक लिखा जाए, जैसे आपके साथ, यहाँ तक। अन्य नियम, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कॉर्पोरेट आदि। अर्थात जो अंग्रेजी का ओ स्वर है उसका हम जब प्रयोग करें तो अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्वत समाज ने दोनों रूपों की एक सी मान्यताएं हैं, जैसे गर्दन, गर्दन, गर्मी, गर्मी, बर्फ, बर्फ, बिल्कुल, बिल्कुल, सर्दी, सर्दी, कुर्सी, कुर्सी, भर्ती, भर्ती, फुर्सत, फुर्सत, बर्दाश्त, बर्दाश्त, वापिस, वापस, आखिर, आखिर, बर्तन, बर्तन, दोबारा, दोबारा, दुकान, दुकान आदि। पूर्वकालिक प्रत्यय, पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे मिलाकर, खा पीकर, पढ़कर, शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा। अगर हम पूर्वकालिक प्रत्यय होता है कर वो लिखें तो वह क्रिया से मिलाकर और वो एक ही शिरोरेखा पर लिखा जाना चाहिए। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह वहीं ग्रहण किए जाए तो अंग्रेजी में प्रचलित हैं, जैसे कोमा, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि व बोधक, विसर्ग, हाइपन और ये बराबर का चिन्ह। इसका मतलब ये है कि जो अंग्रेजी में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता, उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। उसको छोड़कर शेष जो विराम चिन्ह है वो अंग्रेजी में जैसे उपयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं, वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाएं। पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाए,
मतलब हिंदी भाषा में क्या होता है, पूर्ण विराम के लिए हिंदी जो खड़ी पाई है उसका प्रयोग होता है, लेकिन अंग्रेजी में वही फुल स्टॉप का काम विराम चिन्ह ही होता है, खड़ी पाई। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद कार्य एवं अन्य प्रशासनिक साहित्य में विषय के विभाजन, उपविभाजन तथा अवतरणों उप अवतरणों का क्रमांकन करते समय अंग्रेजी के अ, ब, स तथा ए, बी, सी के स्थान पर सर्वत्र क, ख, ग का प्रयोग किया जाए। अ, ब, स अथवा अ, आ, ई आदि का नहीं। आवश्यकता अनुसार 1, 2, 3 अर्थात अथवा रोमन के 1, 2, 3 का प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी के संख्यावाची शब्दों का मानक रूप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।